आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। नॉर्मल प्रोटोकॉल तो हमारा यही होना चाहिए कि जब इस तरह से एक नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा हो तो हमारी बात भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा था सुबह से कि बात क्या की जाए। अब सेलिब्रेट करना तो बड़ी आसान सी बात है, आप गए एक फंक्शन में, आपने ओथ ली, सेलिब्रेट किया, वापस आ गए। लेकिन अगर आपने उसको एडिटोरियलाइज करना है, उसके ऊपर कमेंट करना है, कुछ एनालिसिस पेश करना है, और वो भी आप जैसा संजीदा लोगों के लिए जो बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। इतनी कोई ख़ास बात है नहीं है जो कही जा सके, लेकिन क्या डिबेट है आजकल कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द, मुल्क में बात क्या हो रही है, उसको हल्का सा आज हम टच करने की कोशिश करते हैं। फिर तफसील में किसी दिन बात करेंगे। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। सुबह से लेकर अभी तक आपने अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों आपने तस्वीरें, वीडियोस, इमेजेस आपने ज़रूर देखी होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन डे की सेलिब्रेशन के रिलेटेड हों। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके अपने मोहल्ले में या गांव के स्कूल, पुलिस थाना या कोई एनजीओ या कोई भी प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी की जो मुकामी इकाई है, सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया और उसके बाद उसकी तस्वीरें वगैरह भी शाया की। यानी एक बड़ा कौमी पैमाने के ऊपर एक बहुत बड़ा नेशनल फेस्टिवल, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, उसमें तो एक पूरा ऑफिशियल फंक्शंस हर जगह पे होते हैं तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें वॉलंटरी नेचर बहुत ज़्यादा है, बावजूद उसके बिला मज़हब व मिलत, आप मुल्क के किसी भी हिस्से में रहते हों, किसी भी रीजन से बिलोंग करें, किसी भी लैंग्वेज से, कास्ट से, रिलीजन से, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन डे में आपकी सेलिब्रेशन जो है वो आप शमूलियत आप कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो नाफिज हुआ हिंदुस्तान में 26 जनवरी 1950 को, तब से रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। और आज़ादी का हमको पता है कि 15 अगस्त 1947, तब से जो है वो योम आज़ादी मनाया जा रहा है। ये दो बड़े दिन हैं। और लेकिन ऐसा आपने पहली बार कब किया था जिस दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया हो? यानी एक तो हमारा जो नेशनल डे है 1947 से चला आ रहा है, एक 1950 से चला आ रहा है, जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया गया था। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो आपकी क्या मेमोरी क्या है कि आपने कब पहली बार बड़े हर्षोल्लास से, जोश खरोश से आपने मनाया हो? दरअसल इसकी तारीख ही बहुत नई है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2015 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 26 नवंबर को हर साल बतौर कॉन्स्टिट्यूशन डे के हम मनाया करेंगे, जो हमें रीडेडिकेट करता है, जो हमारी जो कमिटमेंट है, हमारा फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तई, उसको रिएट्रेट करता है। तो लिहाजा लोगों को याद रहेगा कि ये एक दिन है, अहम दिन है, और हम 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया करेंगे। ये जो गवर्नमेंट है, इसकी एक बड़ी ख़ास यूएसपी है कि ब्रांडिंग, मतलब अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो मैं इसको ब्रांडिंग कहता हूँ, लेकिन अगर आप उनके नज़रिए से देखें, पार्टी या गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें, तो वो क्या करते हैं कि एक इवेंट को इस तरह से क्रिएट करते हैं जिसमें एक कनेक्टिविटी बन जाती है, लोगों को एक रीज़न मिल जाता है एसोसिएट करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। जैसे आप नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे चल रहा है। योगा, आप कितने वक्त से आप योगा कर रहे हैं, लेकिन योगा का एक नेशनल फेस्टिवल भी होना चाहिए, ऐसा शायद आपने पहले कभी देखा या सोचा नहीं होगा। तो इस गवर्नमेंट के अंडर योगा का भी आ गया। तो ये इंटरेस्टिंग भी है कि आप एक नया इवेंट क्रिएट करते हैं, उस इवेंट में लोगों की शमूलियत हो जाती है, जो यंगर जनरेशन होती है उसको भी चीज़ें रिएट्रेट होती रहती हैं, रिफ़्रेश होती रहती हैं, और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको भी याद रहता है कि हम ये कर क्या रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द जो है वो डिबेट क्या है, उसके ऊपर बहुत ही मुख्तसर बात कर सकते हैं क्योंकि डिबेट बहुत वसी है। आज मुल्क में दो किस्म के जो ओपिनियन है वो देखने को मिली। एक तो वो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद, उनकी स्टेटमेंट है, और वसी पैमाने के ऊपर जिस तरह से सेलिब्रेशंस हुई हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से जो एक गारंटी है सबके लिए प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी की सबके लिए प्रोवाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा कि जो पार्टियां या जो सियासी सोच है, जो डिनास्टिक रूल में, एक डिनास्टिक प्रोसेस में या एक डिनास्टिक जो तरीक़ाकार है उसमें जो यकीन करते हैं, वो उन लोगों से नफ़रत करते हैं, उनको उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, उनसे ऑब्जेक्शन है जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। तो ये हमारा एक हिंदुस्तान का जो एक पॉलिटिकल आउटलुक है वो ये है कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं,
हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ कमिटेड हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोच, हमारा कामकाज जो है वो इंस्पायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी जो ख़ानदानवाद के एतबार से, अपने परिवारवाद के एतबार से, अपने खानवादों के एतबार से जो सियासत के ऊपर कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं वो उनको अपोज करते हैं, यानी वो बता रहे थे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के समेत बेशुमार और बहुत सारी पॉलिटिकल ओपिनियंस इस वक्त मुल्क में ऐसी हैं जो कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वो प्रेजेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में खतरा लाहम है। वो आज से नहीं, वो काफ़ी साल से कह रहे हैं कि एक इस किस्म का रिजीम जो है और एक इस किस्म का जो पॉलिटिकल जो फुटप्रिंट है जो एक्सपेंड हो रहा है मुल्क में, अगर वो मुल्क भर में उसको और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा बल मिलता गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे कि उसको ट्रैम्पल कर लेंगे। जब भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो कर सकते हैं। ये है बुनियादी जो डिबेट है मुल्क के अंदर चल रही है कि ये कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल कर देंगे, या हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील ही कर दें। आज बहुत सारे इवेंट्स पूरे मुल्क में, ये मेरी बात नहीं है, मेरा काम है आप तक ये व्यू लाना, पूरे मुल्क में ऐसे आज बहुत सारे इवेंट्स हुए भी जहाँ पे उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वक्त में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही तब्दील कर दिया जाए। ऐसे ये दिस ए पार्ट ऑफ द नेशनल डिबेट दिस डेज, इसके ऊपर बात होती है। और ये कहते हैं कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कभी बिलीव ही नहीं किया, आप तो अपने परिवारवाद में जो आपका अपना वर्चस्व था, अपनी जो अपनी पावर थी, आप उसको एक्सपेंड करते गए, उसको कंसोलिडेट करते गए। आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरह से आपने एमरजेंसीज लगाई, किस तरह से आपने क्या क्या मतलब किया मुल्क में, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सूरत में बिलीव करते ही नहीं हैं। मेरा नज़रिया, मैं उस पर गुरेज करना चाहता था, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तब्दील किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर एक किताब है, वो धरी रह सकती है वहाँ पे ताक में, और आप अपने मिजाज के से, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप ओपिनियन बिल्ड करके कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप ज़रूरी थोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करना है। बहुत सारे तरीक़ेकार जो हैं वो उसमें से मिल जाते हैं जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन वहीं रहे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ना तरमीम करने की ज़रूरत है, उसको अमेंड नहीं करना, उसको तब्दील नहीं करना, स्क्रैप नहीं करना, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक विल ऑफ पीपल है, एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों की एक मजमूई सोच है, और वो एक टेम्परामेंट है, वो एक एटीट्यूड है, वो एक कंडक्ट है, वो एक बिहेवियर है। अगर आप उसको कंडक्ट को, उस एटीट्यूड को, उस टेम्परामेंट को, उस बिहेवियर को, उस सोच को अगर आप तब्दील करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब तब्दील करनी है। आप सिंपली ये है कि उस किताब में जो चीज़ लिखी हुई है उसमें आप यकीन करना छोड़ दें, और जिस तरह से आप कामकाज करना चाहते हैं उस तरह से आप कामकाज करना शुरू कर दें। तो ये फिर होगा मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा। हमारी जो नेबरहुड, मतलब हम हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की बात करते रहते हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट यही है कि जब हम पब्लिक में बात करते हैं, हम कुरान को लेकर, गीता को लेकर, रामायण को लेकर, या किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को लेकर एक दूसरे के लिए के साथ डिबेट के ऊपर हम उतर जाते हैं। सिर्फ डिबेट ही नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो वायलेंस भी करने के लिए आ जाते हैं। बजाय इसके हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई ये हमारी किताब है, ये हमारी सबसे जो मुतबरक किताब है वो ये है, वो किताब है आईन हिंद। वो बंगाल के लिए भी वही है, पंजाब के लिए भी वही है, जम्मू के लिए भी वही है, कश्मीर के लिए भी वही है, तमिलनाडु के लिए भी वही है, और महाराष्ट्र के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए जो है वो यकसा एक किताब है। हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है, और सिख के लिए भी वही है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसका जो एक सुप्रीमेसी है उसको बनाए रखने के लिए अगर हमारा आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ ये हो तो वो सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत जो है वो वही होगा कि हम इस अपनी किताब की जो इसकी अफादियत है, इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसकी सुप्रीमेसी है, उसको बनाए रखने के लिए वो हमारी लाइफ का जो है, हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो बेसिक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। वरना जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में से यकीन उठाया, या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, या जिन लोगों ने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पे रखा रहने देते हैं लेकिन हम अपने तरीके से चलाते हैं,
उन लोगों की कोई सियासी तकदीर, उनका जो एक पॉलिटिकल स्टेचर, उनका जो एक सोशल कैरेक्टर, उनका जो एक दुनिया में उनको किस तरह से देखा गया, वो हमारे हिंदुस्तान के बिल्कुल इर्द गिर्द क्लोज नेबरहुड में ही ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हिंदुस्तान वही चीज़ कॉपी करेगा तो वो कोई बहुत बड़ी एग्जांपल जो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। उन्हीं जैसी मिसाल जो है वो हिंदुस्तान में पैदा होगी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बना था, और ना ही ये किसी कंप्यूटर में कमांड देकर के कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से बाहर आया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर एक प्रोसेस था। आप में से बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको पता होगा कि जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है उसका एक हिस्सा था ये डिमांड कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें हिंदुस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। अपनी कंगना रनावत कह रही थी ना कि जो 1947 में जो मिला वो भीख थी, तो आज़ादी जो है तो वो दरअसल अभी मिली है। एक लंबी लड़ाई है, एक लंबी बात है उसके पीछे, लेकिन 1934 में ये एक डिमांड जो है पूरे हिंदुस्तान भर में ये आने लगी थी। काफ़ी लंबे वक्त तक इसकी जो है 16 साल तक स्ट्रगल चली, 12 साल तक स्ट्रगल चली कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। जो प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, जो प्रॉपर आज़ादी है, उसका वक्त मुयन किया जा सकता है, लेकिन तब तक हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए और वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करे। 1934 में शुरू किया तो 46 में जाकर पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग 46 के दिसंबर में ही हुई, फिर तीसरी मीटिंग जो 14 और 15 अगस्त की इंटरवेनिंग रात को जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हुई, जो एक सोवरीन पावर ने जब टेक ओवर किया कि हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट रहेगी, उसके बाद उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वक्त लगा के लगभग 3 साल लगा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क भर से जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन थी। वहाँ पे डिबेट्स हुई, वहाँ पे डिस्कशन हुई। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। 40 साल का उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है। दुनिया भर में उन्होंने किस तरह से देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑपरेट करता है, डेमोक्रेसी कैसे ऑपरेट करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बगैर जो है लोगों की ज़िंदगी किस तरह से चलती है। एक बहुत बड़ा तजर्बा, एक बहुत बड़ा विजन था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स हुई, उनके बाद जाकर एक किताब के ऊपर आम राय सबकी हुई कि ये रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा ज़रूरी है। 2 चीज़ें जो हैं कंक्लूजन में मैं बताना चाहूँगा कि आज सुबह जो लोगों ने हल्फ उठाया, कसम उठाई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तई जो है वो एक सच्ची श्रद्धा रखेंगे, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप बाज़ार से जाकर कहीं से किताब ख़रीदें कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसको तसल्ली के साथ, तफसील के साथ आप फुर्सत में उसको पढ़ लें एक बार। क्योंकि जैसे कहते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग अपॉन बर्थ जब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होता है तो उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉ नोइंग है। लॉ नोइंग है क्योंकि पता है कि जो कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं, अगर मैं उनकी तरफ यहाँ से कुछ फेंक दूंगा तो वो हो सकता है शायद रिकॉर्डिंग न बंद कर दें। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे जाके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पन्ने में ढूंढना है कि अगर मैं हरकत ऐसी करूँगा तो क्या उसका कोई एक्शन मुझ पर हो सकता है या नहीं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन या इस किस्म की चीज़ें जो हैं, बल्कि हमारी जो रिलीजियस किताबें भी हैं उनको भी हम पढ़ने की अक्सर हम ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए सारा अच्छा ही लिखा हुआ है। हमारा टेम्परामेंट, हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर उसके साथ तब्दील होता है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा उसका असर पड़ता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स हैं वो पढ़नी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि किसी भी कानून के पीछे, किसी भी रूल के पीछे आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसके ऊपर जो है जो लोग थे, जो हमारे फ्रेम कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लोग बुद्धिजीवी सारे जो फ्रेम कर रहे थे, उनकी क्या ओपिनियन थी। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी, बापू, फादर ऑफ नेशन वो थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उनके बियॉन्ड भी एक पॉलिटिकल थिंकिंग, उनके बियॉन्ड भी एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो है वो इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती थी। उसको भी हम री इन्वेंट कर सकते हैं, उसको भी दोबारा हम मालूम कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो थिंकिंग है वो क्या थी। दरअसल हमारी जो ओवरऑल सोच है वो गांधी और नेहरू के बियॉन्ड वो गई ही नहीं, बल्कि पटेल को अभी रिसेंटली डिस्कवर किया। 4-5 साल पहले बीजेपी वालों ने दोबारा लाकर पटेल को सामने रखा, तो लोग पटेल के बारे में भी बात करने लगे कि ये सिर्फ एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ही नहीं थे,
ये एक बड़े लीडर भी थे जिनकी एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हिंदुस्तान को बनाने में। ये 20-30 साल की, सिर्फ मैं 20-25 साल की मैं कहूँगा, जब से ये रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें होने लगी हैं, कि एक रिन्यूड तरीके के साथ एकेडमिक और पॉलिटिकल जो व्यू है वो लोगों ने लेना शुरू किया अम्बेडकर का। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा बात अम्बेडकर के बारे में भी नहीं हुआ करती थी। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स आप पढ़ेंगे और तब आपको पता चलेगा कि भाई हिंदुस्तान का एक जो कलेक्टिव व्यू पॉइंट है वो क्या था। जब एक ने कोई बात कही, दूसरे ने उसको किस तरह से अपोज किया, फिर और उसके बाद जो है कंसेंसस के ऊपर वो किस तरह से पहुँचे। मेरी आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़नी चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक एंड तक अभी आप बने रहे, जो लोग अभी तक इसको वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कल वीडियो देखा तो आज भी फेसबुक आपके सामने उसको दोबारा प्रेजेंट कर देगा, या यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। इसका एक अपना सिस्टम होता है कि अगर आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो नहीं करते तो ये कंटेंट आपके सामने बार बार नहीं आता। तो लिहाजा अगर आप पसंद करते हैं और आप रोज़ देखना चाहते हैं तो 8082480136 8082480136 ये एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ये मैं पर्सनली नहीं यूज़ करता, इस पे आप कॉल मत कीजिए, लेकिन इसको आप अपने डिवाइस में सेव कीजिए एज द डिस्पैच के नाम से अपने डिवाइस पे सेव करके वहाँ से अपना नाम लिखकर इस नंबर के ऊपर एक मैसेज भेज दीजिए, ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालेंगे और आपको वीडियो का लिंक रोज़ आ जाया करेगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको डालना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहे और आप डिस्टर्ब भी ना हो। क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें गुड मॉर्निंग के मैसेजेस और बेशुमार चीज़ें इतनी आएंगी जो आपकी प्राइवेसी को वायलेट करेंगी। हम दिन में सिर्फ एक बार आपकी कंसेंट के ऊपर जब भी ये वीडियो आएगा, क्योंकि आपने कहा है कि आपकी दिलचस्पी है वीडियो देखने में, सिर्फ वही हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ज़रिए भेजेंगे। आपका नंबर भी नहीं रिवील होता, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये होता है कि सिर्फ आप ही को पता होता है कि ये वीडियो आ रहा है। उस लिस्ट में और कौन से लोग हैं वो एक दूसरे का नंबर नहीं देख सकते। तो लिहाजा 8082480136 ये नंबर है, आपने अपने डिवाइस के ऊपर सेव कर लेना है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और कॉन्स्टिट्यूशन डे की आपको बहुत मुबारकबाद।